हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका सर्वोत्तम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और ध्यान से सुन लीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लक्ष्य बैच स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आपको पता होगा, कहाँ मिलेगा ये, तो आपको जाना है प्ले स्टोर, सर्वोत्तम ऐप डाउनलोड करना है और आपको वहाँ लक्ष्य बैच मिल जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, इसमें कई सारा लेक्चर क्या है, फ्री है, तो आप फ्री लेक्चर्स का भी लुत्फ ले सकते हैं। और मैं आपके लिए दो लाइन फिर से कहना चाहता हूं, हर लेक्चर में आपको दो लाइन मोटिवेट करता हूं। इस बार भी दो लाइन आपके लिए लेकर आए हैं, ध्यान से सुन लीजिए। कि कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना, कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, है ना, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इतना बुलंद कर लेना है खुद को, इतना स्ट्रांग बना लेना है खुद को। और इस पूरे जर्नी में मैं आपके साइंस को स्ट्रांग बनाने वाला हूं, आपको बुलंदियों तक पहुंचाने वाला हूं। तो भाई और बहनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हम उड़ान भरने वाले हैं। हम अब अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने वाले हैं। लक्ष्य है हमारा 100 आउट ऑफ 100, है ना, 98, 99, यहाँ तक तो बच्चा स्कोर कर लेता है, लेकिन इस बार का टारगेट है 100 आउट ऑफ 100। और मैं उन सभी स्कूल वाले शिक्षकों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ जो सरकारी स्कूल में साइंस पढ़ाते हैं। मैं उन्हें पर्सनली ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे साइंस के होंगे, कृपया करके उन्हें 20 में 20 नंबर जरूर दें, ताकि वो बच्चा 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाए। पूरा बच्चा पेपर दे के आता है, बिहार बोर्ड पूरा नंबर देती है और आप प्रैक्टिकल में 19 नंबर दे देते हैं, तो बच्चे के साथ गड़बड़ हो जाता है। तो सर, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप बच्चे को पूरा का पूरा 20 में 20 नंबर दें। तो आइए, इसके लिए मैं भी आभारी रहूंगा और हमारे प्यारे प्यारे दोस्त, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे भी आपके बहुत आभारी रहेंगे, छोटे छोटे बच्चे। आइए ध्यान से सुन लीजिए। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, लक्ष्य बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा, हमने क्या कर रहे हैं, ठीक है। और हम यहाँ से क्या क्या पढ़ चुके हैं देख लीजिए। मेरा नाम देव है और मैं तकरीबन 7 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और बहुत अनोखे अंदाज में पढ़ा रहा हूँ भैया। तो ध्यान से सुनिएगा, है ना। कहाँ तक पढ़ लिए थे, तो एक बार लास्ट लेक्चर में आपको रिकॉल करवा देता हूँ, ध्यान से सुनिए। छोटू छोटू, यहाँ से सर देख लीजिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, ठीक है, ये पढ़ाया था, है ना, पोषण की विधि। जैसे हमारा कुछ टॉपिक कंप्लीट होगा, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर में, पुराने साल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहले जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, तो ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता रखी है कि मृतजीवी पोषण क्या होता है, परजीवी क्या होता है, प्राणी संपोषण क्या होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। अब इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था, यहाँ से कुछ सवाल बनते हैं। पहला सवाल क्या बनता है भैया, पहला सवाल क्या बनता है भैया, है ना, पहला सवाल बनता है ये कि स्वपोषी पोषण, ध्यान से सुनिएगा। कोई राजू प्यार न करियो करियो टूट जाता। स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर बताइए। अब आपके लिए एक नया नाम आ गया, विषम पोषी पोषण, लेकिन आपके लिए नया है, हमारे लिए नहीं, ठीक है। स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर, अगर भैया आपसे अंतर पूछ ले, ठीक है, तो अंतर बहुत आसान है ना। विषम पोषी कोई दूसरा पोषण नहीं है सर जी, विषम पोषी को ही क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है, या क्या, सॉरी, इसको क्या पर पोषण कहते हैं। तो विषम पोषण को ही, विषम पोषी को ही, विषम पोषण है भाई, विषम पोषण क्या है, ठीक है, विषम पोषण में क्या अंतर है। तो सवाल ये था, बिहार बोर्ड का ही सवाल है कि स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर बताइए। विषम पोषी पोषण को ही हम क्या कहते हैं, पर पोषण कहते हैं। तो स्वपोषण और परपोषण में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। अगर आप अंतर बताना चाहते हैं तो बहुत आसान है अंतर, ध्यान से सुन लीजिए। अंतर बताने का तरीका होता है कि हम लिखेंगे कि स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में निम्नलिखित अंतर है, ये जरूर लिखना है। और आपको यहाँ एक टेबल बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, टेबल, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्वपोषी पोषण, ठीक है। पिछली बार बच्चे बोल रहे थे कि सर थोड़ा बड़ा लिखिए, तो हमने थोड़ा सा बड़ा लिख दिया है। और अगर आपको ये चीजें दिख नहीं रही होगी, ठीक है, तो एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, आपके यूट्यूब सेक्शन में जाके या ऐप वाले में आप वहां जाके क्वालिटी इंप्रूव कर लीजिएगा, तो आपको सारी चीजें दिखेगी, ठीक है। तो पोषी पोषण की बात करते हैं, परपोषी या विषम पोषण की बात करते हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है। अंतर तो बहुत सारे हैं, है ना, अंतर तो बहुत सारे हैं। पहला अंतर ये है कि पहला अंतर ये है कि स्वपोषी पोषण उस विधि को कहते हैं जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। तो इसमें कोई जीव अपना भोजन क्या होता है, स्वयं तैयार करता है। इसमें कोई जीव अपना भोजन, इसमें कोई जीव अपना भोजन या कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। अब जरा देख लीजिए एक चीज, ध्यान से सुनिएगा, स्वयं तैयार करता है। मैं इसमें पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग जाता है। आपको पूरी चीजें
पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? अगेन मैं बोल रहा हूँ, सर्वोत्तम, सिर्फ और सिर्फ ऐप का नाम सर्वोत्तम है। आप प्ले स्टोर में जाइए सर, आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, मज़ा आ जाएगा। आपको पीडीएफ में मिलेगा और कई सारे फ्री लेक्चर्स भी मिलेंगे, तो आप जाइए वहाँ और आपको वो चीज़ें मिल जाएगी। वहाँ से आप इंस्टॉल वगैरह ये डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, वहाँ से नोट कर सकते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। फिर भी एनी काइंड ऑफ अगर प्रॉब्लम होता है तो ऐप में डाउट सेक्शन दिया हुआ, आप वहाँ से मदद ले सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आता है तो आपके पास एक और ऑप्शन है, जो नंबर वाला ऑप्शन है। जैसे कि पहला जो स्लाइड था उसी में नंबर आपको दिख रहा था, एकदम जेन्युइन नंबर है भैया, मैं ही उठाऊंगा, मैं ही आपको रिप्लाई दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो देखिए, सो पोषी पोषण क्या होता है? पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, और इसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता है। ये क्या करता है? अन्य जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो पोषण की ऐसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता उसे विषम पोषण कहते हैं, और जिसमें करता उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। पहला अंतर तो ये है। साथ ही साथ स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल आवश्यक है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो खाना भी नहीं बनेगा, खाना भी नहीं बनेगा, खाना भी नहीं बनेगा। जो पौधे हैं वो खाना किसकी वजह से बना पाते हैं? क्लोरोफिल की वजह से। और हमारे अंदर भी एक ही चीज़ की कमी है, क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है, इसलिए हम अपना खाना नहीं बना सकते। तो सुपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, विषम पोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक नहीं, क्योंकि हम लोग बना बनाया खाना क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। मान लीजिए चिंटुआ को भूख लगा तो वो क्या खाएगा? आम, कटहल, बैगन, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ से मिलती है? पौधे से मिलती है, ठीक है। तीसरी चीज की अगर मैं बात करूँ तो ये जो सुपोषी पोषण है वो आपको दिन में होती है ना, दिन में, ठीक है। सुपोषी पोषण कहिए या प्रकाश संश्लेषण कहिए, उसी का उदाहरण है, ये दिन में होती है। और ये पोषण कभी भी हो सकता है, कभी भी, मतलब जब मन करे तब, कभी भी, है ना। ये जरूरी नहीं है कि ये दिन में हो, जब मन करे उठो खाओ। लेकिन खाने का भी एक रूटीन होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? जब मन होता है तब खा लेते हैं, ठीक है। और खाने का जो इंडिया में सिस्टम है ना, बड़ा अजीब है। क्या अजीब है? अब सिनेमा देख रहे हैं, ठीक है, लोग सिनेमा देखने गए तो चलो भाई पॉपकॉर्न खा लेते हैं, मार्केट गए तो चलो समोसा खा लेते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खाइए, टाइम टेबल से खाइए, अच्छा खाइए, कुछ भी ऐसा मत खाइए कि आपका स्वास्थ्य उससे खराब हो जाए। मान लीजिए कि आप खा लिए कुछ ऐसा जिससे आपका पेट खराब हो गया और 3 दिन आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया, फिर चौथा दिन भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा आपका? तो तबीयत खराब हो गया था, पढ़ाई भी छूट गई थी, आदत भी छूट गई थी। तो अच्छा खाइए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। चौथी बात क्या है कि ये जो सुपोषी पोषण है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर आपको एक चीज और याद रखना है। क्या? कि सुपोषी पोषण में जितने भी जीव होते हैं, ठीक है, उन सभी को क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। और विषम पोषी पोषण में जितने भी जीव है उनको क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है ना? उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है, ठीक है। अगर ये डिफरेंस भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुपोषी पोषण में क्या होता है? सौर ऊर्जा का जो रूपांतरण है, ठीक है, सौर ऊर्जा का रूपांतरण, ध्यान से सुनिएगा, रासायनिक ऊर्जा में होता है, रासायनिक ऊर्जा में होता है, ठीक है। और विषम पोषी पोषण में जो है वो रासायनिक ऊर्जा यानी भोजन में उपस्थित ऊर्जा जो है वो क्या होता है ना, एटीपी के रूप में कन्वर्ट होता है। तो इसमें क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है, एटीपी का निर्माण होता है, हम ये कह सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि जो रासायनिक ऊर्जा है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। तो रासायनिक ऊर्जा एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब एक सवाल यहाँ और बनता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि एटीपी का पूरा नाम क्या है? ये भी सवाल पूछा गया था। और जो मैं बोल रहा हूँ एकदम ध्यान से सुन लीजिए बाबू, जो हम बोल रहे हैं ना वो सवाल पूछा गया, एकदम एकदम विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए, ठीक है। एटीपी का पूरा नाम पूछा गया था, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसको डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको रफली समझाएं तो ये आपका एडिनोसिन है, रफली समझा रहे हैं, एक्चुअल नहीं है, ये एडिनोसिन है। और इसके साथ 3 फॉस्फेट, 1 2 3 लगे तो क्या कह देंगे? इसको ट्राइफॉस्फेट, 3 को ट्राई कहते हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल है तो आपको मोनो कहेंगे, अगर आप डबल हो जाएंगे तो आपको डाई कहेंगे, और आपके एक और चिंटू मिंटू हो जाएंगे तो उनको ट्राई कह देंगे, लेकिन अभी समय है उसमें। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है? लिखना है डिफरेंस के तौर पे। 2 नंबर का सवाल था, आप इससे ज्यादा आंसर क्या करिएगा? 4 डिफरेंस लिख दीजिए, और लास्ट में जरूर करिएगा उदाहरण लिख दीजिएगा, ठीक है। उदाहरण में लिखिएगा तो इसमें हो जाएगा सभी पेड़ पौधे, सभी पेड़ पौधे, ठीक है, बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया लिखिएगा, सारे बैक्टीरिया नहीं, कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, और कुछ प्रोटिस्टा, कुछ प्रोटिस्टा। इसमें उदाहरण लिखिएगा, उदाहरण इसमें बहुत सारा है। कवक हो गया, ठीक है, उसके अलावा मनुष्य हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, गाय भेड़ बकरी जो भी है सब लिख लीजिएगा इसमें, ठीक है।
आइए जरा ध्यान से सुनते हैं। एक और सवाल मैंने कहा था कि मृतजीवी पोषण में एक और सवाल बनता है, दूसरा बोर्ड का सवाल बनता है, आईएमपी लिख रहा हूं। दूसरा बोर्ड का सवाल ये पूछा जाता है कि मृतजीवी जीव को अपघटक क्यों कहते हैं। तो मृतजीवी जीव है ना, मृतजीवी जीव, पहला एक सवाल तो खुद में ये है, जो सवाल है वो एक सवाल ही, सवाल पहले से पूछा गया, मृतजीवी जीव को क्या कहते हैं। तो मृतजीवी जीव को गुरुजी अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं गुरुजी? अपघटक कहते हैं। तो मृतजीवी जीव को अपघटक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो मृतजीवी जीव है ये मृत पौधे एवं जंतुओं का, आहा, मृत पौधे एवं जंतुओं के, आहा, मृत पौधे एवं जंतुओं के, है ना, शरीर का अपघटन करता है। शरीर का अपघटन या विघटन, जो कह दीजिए, विघटन या अपघटन, विघटन या अपघटन, टन टन, तो अपघटन या विघटन करता है। विघटन का मतलब होता है तो सराना, गलाना, ठीक है। तो अब देखिए हमारे अंदर क्या होता है पोषण, पहले हम क्या करते हैं, पहले खाते हैं फिर पचाते हैं। ये लोग क्या करता है, यानी कि ये जो मृतजीवी जीव है जिसमें बैक्टीरिया वगैरह आ गया, ठीक है, तो ये क्या करता है, पहले किसी भी, जैसे मान लीजिएगा आपके घर में चूहा वगैरह मर गया, तो उस चूहे के शरीर पे जाकर रसायन छोड़ता है, उसको पहले पचा देता है और फिर उसको क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है। तो अंतर्ग्रहण उसका बाद में होता है, पहले पचाता है फिर भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। हम लोग उल्टा करते हैं, पहले अंतर्ग्रहण फिर पाचन। तो ये मृत पौधे और जंतुओं के शरीर का विघटन करता है, इसलिए इन्हें अपघटक भी कहा जाता है, ठीक है। विघटन नहीं करता तो इसे अपघटक नहीं कहते। तीसरा सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, पूरे 2 लाख रुपए के लिए, ध्यान से सुनिएगा, 2 लाख रुपए समझ रहे, 2 नंबर के लिए भैया, 2 लाख मिलेगा नहीं, 2 नंबर मिलेगा। 2 नंबर किसी 2 लाख से कम है के, है ना, 2 नंबर किसी 2 लाख से कम है के, बताइए आप ही, है कि नहीं। इसके बाद ये कहा जाता है कि हमारे पर्यावरण में, ठीक है, पर्यावरण में अपघटक की क्या भूमिका है। अगला सवाल है, अपघटक की क्या भूमिका है, हम बताएंगे क्या भूमिका है ना, क्या रोल है, क्यों जरूरी है हमारे लिए अपघटक, ठीक है। पहली बात क्या है, ये जो अपघटक है हमारे पर्यावरण में क्या क्या रोल प्ले करता है, ध्यान से सुन लीजिए। पहला रोल ये है कि ये मृत जीवों के शरीर का विघटन कर, है ना, हमारे पर्यावरण को साफ रखता है। तो पर्यावरण को क्या करता है, ध्यान से सुनिए, पर्यावरण को साफ रखता है, ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए चूहा मर गया और उसका विघटन नहीं हुआ तो आसपास क्या फैलाएगा, गंदगी फैलाएगा, और ऐसे चूहा कई सारे, मतलब समझ रहे, पूरी दुनिया में कितने चूहे रोज मरते हैं, मान लीजिए, तो उनका अगर विघटन नहीं हुआ तो ऐसे कैसे पड़ा रहेगा हमारे पर्यावरण में और हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। तो पहली बात इसको साफ रखता है। दूसरी चीज बेटा ये है कि भैया ऐसा है, दूसरी चीज ये जो मेरे मुंह से निकल जाता है ना, तो हम जब कोटा में थे, ठीक है, तो एक आदत है, देखिए ध्यान से, ठीक है, पर्यावरण की बात करते हैं, ये साफ है, तो पर्यावरण को साफ करने का काम किसका है, अपघटक का है। साथ ही साथ जब ये मृत पौधे और जंतुओं के शरीर का विघटन करता है तो उसमें जितने भी पोषक तत्व हैं उनको मिट्टी में क्या कर देता है, मिट्टी में अवशोषित करने में मदद करता है। इससे क्या होती है, मिट्टी उपजाऊ होती है, ठीक है, जो किसानों के लिए क्या है ना, जरूरी है। तो मिट्टी उपजाऊ होती है। दूसरी बात क्या है कि मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों का, या हमारे पर्यावरण में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है, तो पोषक तत्वों के पुनः चक्रण में भी मदद करता है। ये पोषक तत्व के पुनः चक्रण में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। साथ ही साथ ये खाद्य श्रृंखला को भी, अगर खाद्य श्रृंखला आपको नहीं पता है तो हर जीव एक दूसरे जीव से भोजन के लिए क्या है, जुड़े हुए हैं, तो खाद्य श्रृंखला को पूरा करता है, ठीक है। तो अगर देखें तो एक मिनट, ठीक है, हम इसको बाद में कंसीडर करेंगे, ठीक है, इसको रहने देते हैं। 3 पॉइंट आपको क्या करना है यहाँ याद रखना। तो पर्यावरण को साफ रखता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, पोषक तत्वों का पुनः चक्रण करता है, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। 2 नंबर में पूछेगा, इतना डिफरेंस काफी है। अब यहां तक जो है हम पोषण से रिलेटेड सारी बातें कर चुके हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि आने वाले समय में मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा सवाल पूछा गया था और कौन कौन सा सवाल नहीं पूछा गया था। अभी मैंने कुछ सवाल बताए जो सारे बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं। अब आगे सुनिएगा भैया ध्यान से कि हम जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो है पौधों में पोषण। तो अब क्या पढ़ने वाले हैं, पौधों में पोषण। अब हमारा चैप्टर कुछ इस प्रकार से डिवाइडेड है कि हम 3 स्टेप में पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। पहला पौधों में पोषण, दूसरा जंतुओं में पोषण, ठीक है। अब जंतुओं में देखिए अमीबा पैरामीशियम में पोषण, ठीक है, ये एक छोटा सा हिस्सा है, और तीसरा जो एक बड़ा सा हिस्सा है जिसमें है मानव में पोषण, ठीक है। तो ये 3 पार्ट बना देंगे हम, पहले पौधों में पोषण पढ़ेंगे, फिर अमीबा पैरामीशियम में पोषण पढ़ देंगे, और लास्ट में पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ओके बाय टाटा हो जाएगा। तो हम कुछ नहीं कर सकते भैया, चैप्टर समाप्त कर सकते हैं।
पौधों में पोषण, अगर हम पौधों में पोषण की बात करें तो पौधों में पोषण एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा होता है जिसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो पौधों में पोषण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा होता है। ये एक सवाल है और ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो पौधों में पोषण के लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है, पोषण का मतलब भोजन की प्राप्ति के लिए, जिसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। नाम में ही समझ में आ रहा है, प्रकाश का मतलब तो आप सब लोग जानते हैं, संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण, ठीक है। संश्लेषण वर्ड का मतलब होता है निर्माण, ठीक है। तो प्रकाश का निर्माण नहीं होता है, प्रकाश के द्वारा निर्माण किया जाता है। तो प्रकाश की मदद से हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश की मदद से जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया का नाम क्या है? प्रकाश संश्लेषण। तो मीनिंग क्या है प्रकाश संश्लेषण का? प्रकाश के द्वारा भोजन का निर्माण होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। परिभाषा मत लिख दीजिएगा, ये बस शब्द का मीनिंग बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ये जो प्रकाश संश्लेषण है इसके बारे में मैं छोटा छोटा बात करते जाऊंगा और आपको चीजों को समझाते जाएंगे, ठीक है। पहली बात, ये जो प्रकाश संश्लेषण है ये उपचय प्रक्रिया है, उपचय प्रक्रिया है। अब याद होगा आपको उपचय प्रक्रिया किसको बोलते हैं? ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी चीज का निर्माण होता है उसको उपचय बोलते हैं। और इसमें किसका निर्माण होता है? तो हम कहेंगे ग्लूकोज का निर्माण होता है। वही राजू जल्दी बता दे, ग्लूकोज का निर्माण होता है। राजू कौन? आप सब राजू हैं, ठीक है, आप सब गोलू हैं, आप सब मोलू हैं, ठीक है। तो ये उपचय प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है, पहली बात, इसलिए उपचय कहा गया। दूसरी बात ध्यान से सुनिए कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो अभिक्रिया हो रही है वो अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्यों उष्मा शोषी अभिक्रिया है? क्योंकि इसमें सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब ये जो डेफिनेशन मैं दूंगा आपको केमिस्ट्री में भी काम आ जाएगा और बायो में भी काम आ जाएगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। शोषण होता है उष्मा को, उष्मा की जरूरत होती है, उष्मा को अवशोषित कर लिया जाता है, इसलिए नाम दिया गया उष्मा शोषी। तो उष्मा का शोषण हुआ, अवशोषण हुआ, इसलिए नाम दिया गया उष्मा शोषी। तो कौन से उष्मा का अवशोषण होता है? सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है, तो इसलिए इसको कहा गया उष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी कि इंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद बाबू एक चीज और, ये जो प्रकाश संश्लेषण हो रेडॉक्स अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया। सवाल बनने का इस पे भी बनेगा और जरूर बनेगा। कौन कौन सा सवाल बनेगा ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा रेडॉक्स के बारे में बता देता हूँ। रेडॉक्स क्या है ध्यान से सुन लीजिए, है ना, बहुत जरूरी चीज है ये। रेडॉक्स आपको कहाँ कहाँ काम आएगा? ये रेडॉक्स आपको ध्यान से सुनिएगा कहाँ कहाँ काम में आएगा। केमिस्ट्री में भी काम में आएगा, तो यहाँ पढ़ लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। यही तो खास बात है हमारे लेक्चर की, है ना, कि हम कोई भी चीज अगर जुड़ा हुआ तो यहीं डिस्कस कर देंगे, भरोसे नहीं छोड़ते, राम भरोसे इन दूटल नहीं चलता है, ठीक है। चलिए आगे। रेडॉक्स रिएक्शन, मेहनत करना पड़ता है भैया, भगवान भरोसे नहीं रह सकते हम, ठीक है। भगवान हमारी भरोसे बैठा है, कहा पता भगवान हमारी भरोसे बैठा हो, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है क्या? रेडॉक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, रेड का मतलब क्या होता है भैया? रिडक्शन। और ऑक्स का मतलब क्या होता है भैया? ऑक्सीडेशन, है ना। तो भैया रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को कलेक्टिवली या सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। अगर मैं आपको रिडक्शन का हिंदी बताऊं तो इसको कहते हैं अबकरण लाला लाला, और इसको कहते हैं ऑक्सीकरण लाला लाला। ये लाला लाला क्या है? ये टोन है, ऑक्सीकरण। चलो भैया देखो, तो हमने कहा कि ऑक्सीकरण और अपकरण को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी होता है और अपकरण भी होता है। ये एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अपकरण के साथ साथ क्या होता है? ऑक्सीकरण भी होता है, या ऑक्सीकरण के साथ साथ अपकरण भी होता है। दोनों साथ साथ होते हैं। कहते हैं जिएंगे तुम्हारे साथ और मरेंगे तुम्हारे साथ, ये वही वाला रिएक्शन है। ऑक्सीकरण भी होगा और अपकरण भी होगा, ठीक है। जिएंगे तुम्हारे साथ, जीने मरने की कसमें खाने वाली रिएक्शन है ये। चलिए आगे। अगर मैं आपको आगे और समझाऊं कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अवकरण क्या होता है तो प्यार से समझिएगा। प्यार समझते हैं एकदम प्यार से, मक्खन की तरह। तो यहां लिख रहे हैं ऑक्सीकरण, बाबूजी क्या लिख रहे हैं? ऑक्सीकरण। और यहां क्या लिख रहे हैं बाबूजी? अवकरण, अवकरण, ठीक है। तो ऑक्सीकरण और अवकरण, ध्यान से सुनिए। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा? अवकरण। सॉरी, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो आपको ऑक्सीकरण में ये तीन बातें याद रखनी है, ठीक है। तीन बातें नहीं, एक चीज देखो, लॉजिकली बता रहा हूं, एक बात याद रखनी, बाकी बात अपने आप याद होगी। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है। बाकी चीज का हटना क्या है? ऑक्सीकरण है। तो अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन हट रहा है तो भी ऑक्सीकरण कहलाएगा, बस इतना याद रखिएगा। और ऑक्सीकरण का उल्टा क्या होता है? अवकरण। तो आइए उल्टा करिए, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा? अवकरण। अब इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन है तो यहाँ हट रहा है तो यहाँ क्या होगा? जुड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा?
अवकरण कहलाएगा। और इस प्रकार से हम ऑक्सीकरण अवकरण को समझ सकते हैं। लेकिन हमारा अभी भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ। हमने कहा प्रकाश संश्लेषण एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो रखना नहीं है, चीजों को समझना है। इसके ऊपर भी सवाल बनते हैं। क्या सवाल बनते हैं, यहाँ ध्यान से सुन लीजिए। हमने कहा प्रकाश संश्लेषण क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो अगर प्रकाश संश्लेषण को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहें तो सिद्ध भी तो करेंगे। देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो वायुमंडल से CO2, मृदा से जल और खनिज लवण अवशोषित कर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, इस बात को हम रिएक्शन के टर्म में लिख रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये CO2 है, तो जितने भी पौधे हैं, मान लो मैं पौधा हूं, हरा पौधा हूं, ये लो बनिया पौधा। अगर मैं पौधा हूं तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, मिट्टी से जल और खनिज लवण लेंगे, हवा से क्या लेंगे, हवा से CO2 लेंगे। तो जल और खनिज लवण कहां से ले लिए, मिट्टी से। हवा से क्या ले लिए, है ना, CO2। तो यहाँ पानी और CO2 दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाएगा, ग्लूकोज बनाया जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में कुछ नहीं है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से क्या ले लिए, बताइए, जल और खनिज लवण। ये दोनों को, यानी कि जल, खनिज लवण जल में घुला होता है, ये मैंने कई बार एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, तो ये जो जल है और ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों से क्या करते हैं, हम ग्लूकोज बनाते हैं। तो बस सिंपल सी बात है। ये हो गया आपका जल। ठीक है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से हम क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं, है ना, हम नहीं करते भैया, जो करेगा ग्रीन पौधे करेंगे, हरे हरे पौधे करेंगे। ठीक है, इसलिए पौधे लगाइए और प्रकाश संश्लेषण का आनंद पाइए। ये बनेगा C6H12O6। इसके बारे में बताएंगे, ये गुल्लू ग्लूकोज है, गुल्लू ग्लूकोज है। और याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलता है। और यहाँ ध्यान से सुनिएगा, यहाँ जल का निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा देखिए, जल बने चाहे नहीं बने, ये डिपेंड करता है कि यहाँ जल की मात्रा कितनी है। अगर यहाँ 6 वाटर है ना, तो वहाँ पानी नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन कुछ मात्रा में वाटर के वेपर भी निकलते हैं, इसलिए हम कह देते हैं भैया ठीक है चलो पानी बन रहा है। अगर इस रिएक्शन को संतुलित करके बताएं तो यहाँ 6 है ना, तो यहाँ भी 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ बस 12 होगा क्योंकि पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा है। यहाँ 6 है और यहाँ क्या है, 6 है। और बाकी इसको आपको बैलेंस नहीं करना, ये ऑलरेडी संतुलित है। ये जो है ना, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो लो, एक सवाल तुम्हारा ये भी हो गया, एक सवाल ये भी हो गया, एक सवाल ये भी पूछा गया था कि ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है ना। तो ग्लूकोज में भैया कार्बन क्या है, दूल्हा, हाइड्रोजन क्या है, दुल्हन। नहीं, चलो हाँ, चलो हाइड्रोजन क्या है, दुल्हन। और ये जो ऑक्सीजन क्या है भैया, वो है बाराती समझ लो या पंडित समझ लो। ठीक है, पंडित समझ लो, क्योंकि पंडित के बिना तो शादी होगी नहीं। तो कार्बन क्या है, 6। अब कैलकुलेशन मत करने लगना कि एक दूल्हा दो दुल्हन, ये कैलकुलेशन नहीं करना है। तो 6 कार्बन, अब हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन क्या है, 6 है। तो भाई 6 दूल्हा 12 दुल्हन। ठीक है, 6 दुल्हन की शादी नहीं होगी और 6 क्या है, पंडित जी है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को याद कर सकते हैं, फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बाबूजी इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब हुआ क्या कि यहाँ से पानी से क्या होता है, यहाँ से ये जल का विखंडन होता है। और जल का जो विखंडन होगा तो ये ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है गैस के रूप में प्रकाश संश्लेषण में, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से निकल रहा है, ये जल से बाहर निकलता है। तो पहली बात, ऑक्सीजन कहाँ से निकलेगा, जल से। ये भी एक सवाल है। ठीक है, मेरे मुंह से केवल और केवल सवाल ही निकलते हैं, आइए ध्यान से सुनिए। उसके बाद देखिए, इसमें होता क्या है, जल का विखंडन होता है और हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है। तो यहाँ हाइड्रोजन हटा, तो हाइड्रोजन का हटना अभी अभी बताया था, हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो ध्यान से सुनिए, प्रकाश संश्लेषण में जल का क्या हुआ, जल का ऑक्सीकरण हुआ। और जल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन हटा था, वो हाइड्रोजन जाके जुड़ गया किसके साथ, वो हाइड्रोजन जाके जुड़ गया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और हाइड्रोजन का जुड़ना, है ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। और मैंने कहा ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ में होता है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब मुझे बता दीजिए, क्या प्रकाश संश्लेषण रेडॉक्स अभिक्रिया है कि नहीं, कहेंगे बिल्कुल जी सर है, क्योंकि उसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, जल का। अवकरण किसका हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण है, जो प्रकाश संश्लेषण है वो एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, जिसमें जल का ऑक्सीकरण होता है, फलस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त होता है, और CO2 का अवकरण होता है, फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्या ये वाली बात क्लियर है? हाँ सर, ये भी बात क्लियर है, बहुत अच्छे, मजा आ गया सर, है कि नहीं, मजा आ गया सर, ये भी बात क्लियर है। ठीक है, जरा ये भी समझा दीजिए कि किस प्रकार से ये प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ कि प्रकाश संश्लेषण का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रकाश संश्लेषण के डेफिनेशन पर। ठीक है, ये जो प्रकाश संश्लेषण का डेफिनेशन है, ये खुद 2 मार्क का है, इसमें भी 2 नंबर है गुरुजी, है ना, ये खुद 2 मार्क का है। इसको अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है,
अब ध्यान से सुनिए, इसका डेफिनेशन क्या है कि सभी हरे पेड़ पौधे, है ना, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, सभी हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से क्या लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो वायुमंडल से लिया CO2। मैं अपने माइंड मैप के हिसाब से बना रहा हूं, ठीक है, वायुमंडल से क्या ले लिया, CO2, वायुमंडल से ले लिया CO2, वायुमंडल से लिया CO2, और मृदा से क्या लिया, जल और खनिज लवण, ठीक है, जल एवं खनिज लवण, खनिज लवण, ये दो खनिज लवण इसमें मिला होता है जल में, ठीक है। तो सभी हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2, मृदा से जल और खनिज लवण अवशोषित कर, अवशोषण का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कपड़ा पे पानी गिरा दिया, ठीक है, तो कपड़ा भीग गया, यानी उसने जल का क्या कर लिया, अवशोषण कर लिया, यानी अपने अंदर सोख लेना, समा लेना, खींच लेना, अपने अंदर ग्रहण कर लेना, क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। तो जल और खनिज लवण को मृदा क्या करती है, मृदा से अवशोषित किया जाता है, ठीक है, वायुमंडल से CO2 लिया जाता है, तो वायुमंडल से CO2, मृदा से जल और खनिज लवण अवशोषित कर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, ठीक है, क्लोरोफिल की सहायता से, है ना, किसका निर्माण किया जाता है, ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है, या अपने भोजन का निर्माण करता है पौधे, इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं पूरा स्टेटमेंट लिख के समझाऊं, तो ये स्टेटमेंट ऑलरेडी आपके PDF में लिखा हुआ है, तो घबराइए नहीं, मैं आपको याद करवाने की जिम्मेदारी लेता हूं, मैं आपको याद करवा दूंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और इसी को ध्यान से सुनिए, इसी में एक नोट ये रखना है कि प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, एक चीज और मैं पहले आपको समझा देता हूँ, रिएक्शन क्या होता है। देखिए, ये CO2 है, कहाँ से लिया, वायुमंडल से, ये जल है, इसके साथ खनिज लवण मिला होता है, ये सूर्य प्रकाश है, सूर्य प्रकाश है, ये राजू क्या है, क्लोरोफिल है, ला 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 ला, ये ग्लूकोज है भैया, और इसके साथ ऑक्सीजन बनता है, टनटनाटा टनटनाटा टनटनाटा, ये जल है भाई, भाप के फॉर्म में, वाष्प के फॉर्म में निकलता है। अब जरा इस डेफिनेशन को कैसे याद करें, इतना बड़ा जो डेफिनेशन है, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात क्या है कि प्रकाश संश्लेषण उपचय प्रक्रिया है और जैविक भी है, जीवों में होने वाली प्रक्रिया। जीव मतलब समझते हैं, पौधे को जीव कहते हैं, तो जीव हम कहेंगे प्रकाश संश्लेषण जैविक प्रक्रिया मतलब जीवों में होने वाली, तो वैसी जैविक उपचय प्रक्रिया, क्योंकि ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, तो वैसी जैविक उपचय प्रक्रिया, ध्यान से सुनिएगा, जैविक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जीव में हो रहा है, उपचय क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, तो वैसी जैविक उपचय प्रक्रिया जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा से जल और खनिज लवण, मृदा से जल और खनिज लवण अवशोषित कर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। अपना भोजन, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे इसको, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, अपना भोजन तैयार करते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान से सुन लीजिए, हमने क्या कहा, सभी हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2, मृदा से जल और खनिज लवण अवशोषित कर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रकाश संश्लेषण कहलाएगी। अभी हमारा बात खत्म नहीं हुआ, ये देखो, अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करें तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 12 होगा, याद कर लेना, अभी यहाँ 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा। इस फॉर्मूले को नहीं छेड़ना है, अभी जस्ट बताया था, ठीक है। यहाँ कार्बन 6 था, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करके हमने नंबर को बराबर कर दिया है। अब एक चीज ध्यान से सुनो, बस यहाँ 12 है, बाकी जगह पे 6 है, इतना याद रखना, ठीक है, लॉजिकली भी याद रखो, बाकी चीजें बैलेंस करना आपको धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा, ठीक है। अब ये वाली बात क्लियर है, ठीक है भाई, बहुत अच्छे, ये वाली बात क्लियर है। अब किसी भी अभिक्रिया में जो भाग लेता है पदार्थ, उसे कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। तो ये क्या है, CO2 और पानी अभिकारक है। अभिक्रिया के बाद जो बना उसे क्या कहेंगे, प्रतिफल। क्या कहते हैं, प्रतिफल। तो अभिक्रिया के बाद जो बना उसे क्या कहेंगे, प्रतिफल। प्रतिफल या फिर बोलते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। उत्पाद के साथ जो बना उसे क्या कहेंगे, सह उत्पाद, ठीक है। उत्पाद के साथ बना तो उसे क्या कहेंगे, सह उत्पाद। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब आपको पूरा डेफिनेशन ऐसे कहना है कि वैसी जैविक उपचय प्रक्रिया जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2, मृदा से जल और खनिज लवण अवशोषित कर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। साथ ही इसमें उत्पाद के रूप में या सह उत्पाद के रूप में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। ये पॉइंट आप जरूर मेंशन कीजिएगा कि उत्पाद के सह उत्पाद के रूप में क्या बनता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको जरूर मेंशन करना है। तो यहां से हम कह देंगे कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद क्या बना, तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद का नाम था ग्लूकोज, 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 फार्मूला C6H12O6। बोलिए भैया ये सही है कि नहीं, ललक, है ना। उसके बाद सह उत्पाद के फॉर्म में क्या बना, सह उत्पाद बोलिए या उत्पाद बोलिए, उत्पाद बोलिए, उत्पाद के रूप में क्या बना, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं, ठीक है, कि ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है वो कहाँ हुई है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रायः पत्ती में होता है। इसके बारे में भी चर्चा भी थोड़ी देर के बाद करेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत है, यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं।
अब जरा देखना, ये जो प्रकाश संश्लेषण था मैंने उसके बारे में कहा कि भैया कि ये क्या है, उपचय प्रक्रिया है, इसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया, क्योंकि देखो इस रिएक्शन में क्या है, सूर्य प्रकाश देनी पड़ी, जिस भी अभिक्रिया में प्रकाश या ऊर्जा देनी पड़े, या ऊर्जा या ऊष्मा देनी पड़े उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। साथ ही साथ मैंने कहा प्रकाश संश्लेषण एक रेडॉक्स अभिक्रिया, ये भी बता दिया। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है मैंने ये भी बता दिया आपको, ठीक है। अब बारी है कि ये समझने का, ये जो प्रकाश संश्लेषण है वो शोषण की प्रक्रिया का व्युत्क्रम होता है। तो प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ध्यान से सुनिएगा, मैं इतना बड़ा बड़ा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए मैं थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं, ठीक है, कि आपको दिखाई दे। किसका व्युत्क्रम है, शोषण की प्रक्रिया का व्युत्क्रम है, ठीक है, व्युत्क्रम है। तो ये शोषण का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि शोषण का जस्ट ये रिवर्स प्रोसेस है, विपरीत प्रक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण विपरीत प्रक्रिया, व्युत्क्रम बोल दीजिए, विपरीत बोल दीजिए, ठीक है, विपरीत है। किसके विपरीत है, शोषण के। अब जरा देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि अगर CO2 है, ठीक है, और पानी है, तो CO2 पानी, और यहाँ क्या ले रहे हैं, ऊर्जा, यानी कि सूर्य प्रकाश, ऊर्जा ले रहे हैं। तो ये तीन चीज ले रहे हैं, ठीक है। क्लोरोफिल तो चाहिए ही चाहिए, वो अलग चीज है, हम तीन चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है। CO2 पानी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल और सूर्य प्रकाश, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6, और साथ में क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। हम यहाँ पानी की मात्रा कम ले रहे हैं, बात खत्म, ठीक है। हम यहाँ 6 लिख देते हैं, यहाँ भी 6 लिख देते हैं, यहाँ भी 6 लिख देते हैं, बात खत्म, आगे कुछ नहीं सोचना है, बात खत्म, ठीक है। हम सारी चीज़ों को बैलेंस भी कर चुके हैं। अब ये मत बोलना कि सर पानी क्या हुआ, भाई मैंने पानी यहाँ कम लिया तो पेपर के फॉर्म में नहीं निकला पानी, बस दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा कि भैया CO2 पानी और सूर्य प्रकाश से क्या बनाए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाए, ठीक है, क्लियर है बात। ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण है। ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण है, बताइए, सच बोल रहे हैं ना, ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण है। हाँ, टाइम लगेगा एक्सप्लेनेशन में, बिल्कुल एकदम ध्यान से सुन लीजिए, वीडियो लेक्चर लंबा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक एक पॉइंट, एक एक लाइन आपका क्लियर होना चाहिए। मेरा इतना ही कंसेप्ट है, मेरे पढ़ाने का यही मोटिव है। अगर मैं यूट्यूब पे आया हूँ या एप्लीकेशन पे आया हूँ, मैं आप लोगों के लिए आया हूँ, तो बिल्कुल पूरा डिटेल में पढ़ा के जाऊँगा, ठीक है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है चीज़ों को उड़ाना, निपटाना, खटाना, फटाना, ये सब कुछ नहीं है। काटने फाटने की आदत नहीं हमारी, हम पूरा पढ़ाते हैं और पूरा ही पढ़ाएंगे, ठीक है। एकदम एकदम एक एक लाइन 100 के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, 100 में 100 लाने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, वो एफर्ट्स आपको भी लगाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, ये प्रकाश संश्लेषण है, ठीक है। अब शोषण की प्रक्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है। हमने यहाँ लिया ग्लूकोज, ठीक है, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दिया ग्लूकोज का। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराता है तो बनता है CO2, है ना, पानी यानी कि जल, नीर, वाटर, बिस्लेरी, किनले, ठीक है, और साथ में बनता है ऊर्जा। अब मुझे बताइए, क्या ये रिवर्स या व्युत्क्रम प्रक्रिया नहीं है क्या, यह विपरीत प्रक्रिया नहीं है क्या। प्रकाश संश्लेषण में CO2 और पानी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन, CO2 पानी और ऊर्जा से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे थे। अब क्या है, ग्लूकोज के अंदर भी ऊर्जा है ना, ग्लूकोज के अंदर ऊर्जा है। अब ये जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन ये दोनों को तोड़ करके क्या बना रहे हैं, CO2 पानी और ऊर्जा बना रहे हैं। जिस चीज से बना था उसी चीज में क्या हो गया, टूट गया। अब यहां से अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, और ये भी क्या होगा, 6 होगा, है ना। युवराज सिंह का 3 छक्का 1 यहां लगा दिया, 6 6 6 हो गया हमारा बैलेंस, एकदम भौकाल मचा दिए। ये क्या है भैया, शोषण है। ये क्या है, शोषण है। तो मुझे बताइए प्रकाश संश्लेषण का व्युत्क्रम प्रक्रिया हुआ कि नहीं, तो कहेंगे प्रकाश संश्लेषण शोषण के विपरीत होता है, ये व्युत्क्रम प्रक्रिया है, विपरीत प्रक्रिया है, ठीक है। अब ये इक्वेशन अगर हम कहें तो ये इक्वेशन भी आया हुआ है 1 मार्क में, IMP ले लो, ऑब्जेक्टिव सवाल, और ये कहे तो ये भी 1 मार्क में आया हुआ है। लेकिन ध्यान से सुनिए, जब भी प्रकाश संश्लेषण का डेफिनेशन लिखिएगा, जब भी प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा लिखिएगा, तो प्रकाश संश्लेषण के परिभाषा के साथ साथ आपको उसका रिएक्शन भी लिखना चाहिए, और बैलेंस रिएक्शन लिखिएगा, ठीक है। अगर आपको डायग्राम बनाने का भी चाह हुआ है कि अगर आप बहुत अच्छा डायग्राम बनाते हैं तो आप एक पत्ती वत्ती करके बना के, जो भारतीय वन में चित्र दिया हुआ बना के एकदम सुंदर सा पेश कर दीजिए, देखिए आपको 2 नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है, जरूर मिलेगा, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, बिल्कुल मिलेगा। चलिए आगे, अब और पॉइंट को हम यहाँ डिस्कस अगर करें तो ध्यान से सुन लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट है, इन सारी चीजों को समझते जाएंगे, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, अब यहां से भी सवाल आया है, झूठ नहीं बोल रहा हूं, कसम इमाम छल्ले की, जेब काट लेंगे मोहल्ले की, झूठ नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। आइए, जो प्रकाश संश्लेषण है बाबू, बाबू प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, ये जो प्रकाश संश्लेषण है वो 2 चरणों में होती है। कितने चरण में, इसके 2 चरण है, चरण, 2 चरण है, ठीक है। क्या 2 चरण है, पहले चरण का नाम पता है किसी को, क्या पहले चरण का नाम है, ठीक है, पहले चरण का नाम है प्रकाश अभिक्रिया, ठीक है, प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश अभिक्रिया, ठीक है।
इसको बोलते हैं अप्रकाशित अभिक्रिया। अप्रकाशित अभिक्रिया, इसका अंग्रेजी नाम बहुत फेमस है, अंग्रेजी नाम बहुत फेमस है, अंग्रेजों के जमाने में फेमस हुआ था। ठीक है, ये है भैया लाइट रिएक्शन, ये लाइट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है और ये डार्क रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब दोनों में अंतर क्या है ना, एक मीरा एक राधा, है ना, दोनों ने श्याम को चाहा, दोनों के प्रेम में अंतर क्या है ये तो बोलो। ठीक है, एक मीरा एक राधा, चलो भैया दोनों के प्रेम में अंतर बोलो। अब यहाँ प्रकाश संश्लेषण, अभी प्रकाश अभिक्रिया यहाँ क्या है, अप्रकाशित अभिक्रिया। इस बात को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। देखो जैसे मान लो कि मुझे सेल्फी लेनी है ना, मेरा मन है सेल्फी लेने का, ठीक है, पढ़ाते हुए मैं सेल्फी लेना चाहता हूँ। तो अगर सेल्फी लेना है, ध्यान से सुनिए, तो सेल्फी कैसे लेंगे, सबसे पहले कैमरा का बटन दबाएंगे, देख लीजिए कैमरा का बटन दबा दिए, ठीक है, सबसे पहले कैमरा रेडी कर लेंगे, ठीक है, मतलब कैमरा वरना पहले से रेडी होना चाहिए, सॉरी। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पोज बनाएंगे, ठीक है, पोज बना लिए, ऐसे आते हैं कैमरे के सामने, सब ओके है, ठीक है। तो पहले हम क्या किए, पोज बना लिए, सेल्फी ले लेते हैं, ठीक है, पहले क्या किया हम लोग, पोज बना लिए, ठीक है, एक काम करते हैं, पहले पोज बना लिए, ठीक है, और पोज बना के हम लोग क्या करते हैं, पोज बना के ऐसे क्या करेंगे, पहले पोज बनाइए, देखो पोज बना लिए और एक बटन दबा दिए, तो सेल्फी कितने स्टेप में आ गया, 2 स्टेप में, देखिए सेल्फी आया, 2 स्टेप में सेल्फी आया, ठीक है, 2 स्टेप में सेल्फी आया। तो सेल्फी लाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए मुझे 2 स्टेप करने पड़े, पहला कि हमने पोज बनाया, दूसरा हमने कैमरा का बटन दबा दिया, हो गया सेल्फी रेडी। ठीक उसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण कितने चरण में होते हैं, 2 चरण में होते हैं, एक होता है प्रकाश अभिक्रिया, दूसरा होता है अप्रकाशित अभिक्रिया, ठीक है, जिसको हम डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, डार्क का मतलब ये नहीं कि रिएक्शन अंधेरे में ही होगा, हाँ दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है। पहली बात, प्रकाश अभिक्रिया दिन में होता है, ठीक है, प्रकाश अभिक्रिया क्या होता है, दिन में, इसलिए इसका नाम प्रकाश अभिक्रिया दिया गया, ठीक है, लेकिन कोई नाम सूझा नहीं, ठीक है, ये दिन में भी होता है रात में भी होता है, इसलिए क्या किया गया भाई, इसका नाम अप्रकाश अभिक्रिया डार्क रिएक्शन रख दिया गया। ठीक है, तो दिन और रात दोनों में होती है, दिन और रात दोनों में होती है, ठीक है, तो ये दिन में होता है और ये दिन रात दोनों में होती है। ठीक है, दूसरी बात, प्रकाश अभिक्रिया के अंदर जल का ऑक्सीकरण होता है, जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण। बताता हूँ ये सारी चीजें पूछी गई कि नहीं, है ना, यही तो सवाल है, लीजिए ना, यही तो सवाल है, यही तो पूछा गया है, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं आपसे, हम कोई नई बात थोड़े कर रहे हैं आपसे, बस क्या है ना कि जो पुराने तरीके से लोग पढ़ा रहे हैं वो चीजें बदल गई है ना, अब बदल गई है पूरी दुनिया, ठीक है, बदल तो वो भी गई थी, ये सिस्टम बदल गया, सिलेबस बदल गया, सवाल पूछने का तरीका बदल गया, तो आपको भी बदलना पड़ेगा, ठीक है, हर वक्त के हिसाब से लोगों को बदलना पड़ता है। जल का ऑक्सीकरण, ठीक है ना, जल का ऑक्सीकरण। अब जब जल का ऑक्सीकरण होता है तो कैसे होता है, देखिए हम जल को तोड़ते हैं, है ना, तोरो रे तोरो रे तोरो रे तोरो रे, जब पानी टूटता है ना तो 2 हाइड्रोजन है, तो ये H+ के रूप में 2 H+ निकला। अब 2 H+ निकलने का क्या मतलब है, एक H+ से 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो 2 H+ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लो भैया, और यहाँ हाफ O2 बनेगा। हाफ O2 का मतलब क्या होता है बताते हैं, सुनिएगा, हाफ O2 का मतलब क्या होता है भैया जी, बाबूजी, हाँ चचा देखो, चचा हाफ O2। अब हाफ O2 का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए, अगर 2 ऑक्सीजन है उसका आधा क्या होगा, 1 ऑक्सीजन, भैया 1 ऑक्सीजन यहाँ है ही, ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन का आधा क्या होगा, 1 ऑक्सीजन, क्लियर है बात, यहाँ से 1 ऑक्सीजन निकलेगा। लेकिन मुझे ऑक्सीजन का अगर अणु निकालना है ना तो 2 पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ेगा, और जब 2 पानी का मॉलिक्यूल तोड़ेंगे तो 4 हाइड्रोजन निकलेगा H+ और 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 1 ऑक्सीजन का अणु निकलेगा। ठीक है, अगर ऐसा रिएक्शन आगे इन फ्यूचर आप जब कभी 11th में जाएंगे तो ये रिएक्शन आपको काम आएगा, अभी काम नहीं आएगा। ठीक है, अभी तो बस इतना काम आएगा कि ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है, ये ऑक्सीजन कहाँ से निकल रहा है, ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, जल के विखंडन से। ठीक है, तो जल का जब विखंडन होता है या जल का ऑक्सीकरण होता है तो हाइड्रोजन हट गया, और जैसे हाइड्रोजन हटेगा तो ऑक्सीजन गैस क्या होती है, मुक्त हो जाया करती है प्रकाश संश्लेषण में। आगे मैं इसके ऊपर भी चर्चा करूंगा, कई सारे बच्चे इस चीज को लेकर भी कंफ्यूज होते हैं। तो जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, पहली बात, क्लियर बात। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो डार्क रिएक्शन है, जो अप्रकाशित अभिक्रिया है, इसमें CO2 का अवकरण होता है। ठीक है, CO2 का अवकरण होता है। CO2 का अवकरण का मतलब क्या है कि CO2 में जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो मुझे बताइए, कार्बन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तीनों मिलकर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, तो अवकरण होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन जुड़ा, अवकरण में हाइड्रोजन जुड़ा, यह हाइड्रोजन कौन सा वाला, यही पानी वाला हाइड्रोजन जाकर उसमें जुड़ जाता है, और फिर यहाँ बनता है C6H12O6, गुल्लू ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, गुल्लू ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, गुल्लू गुल्लू, एक ही बात है। इस तरीके से हम कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण 2 चरणों में होती है, प्रकाश अभिक्रिया और अप्रकाशित अभिक्रिया। सवाल इसके ऊपर पूछा गया था, है ना, कि जल का ऑक्सीकरण किस प्रक्रिया में होता है, तो प्रकाश अभिक्रिया में क्या होता है, जल का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, अब अगर मैं कुछ पॉइंट आपको और बता दूं,
तो आप बुरा तो नहीं मानोगे। पहली बात, ये जो प्रकाश अभिक्रिया ये कहाँ होती है, तो कहेंगे प्रकाश अभिक्रिया थैलाक्वाइड में होती है। कहाँ होती है? थैलाक्वाइड में। आप ये थैलाक्वाइड मत पूछना भी क्या है, मैं बताऊंगा बिल्कुल। मेरा यही तो खास बात है, जो मैं नाम लूंगा वो पहले बताऊंगा। थैलाक्वाइड है ना, थैलाक्वाइड, थैलाक्वाइड में होती है, मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर हरित लवक आप पढ़े होंगे तो हरित लवक में क्या होता है, थैलीनुमा संरचना होती है, उसी को थैलाक्वाइड कहते हैं। और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। ये भी हरित लवक के अंदर जो पाई जाती है चिपचिपा पदार्थ, उसी को स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रोमा में होता है, जिसको मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो स्ट्रोमा में होता है, मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्लियर है बात? इतनी बात है, याद रखना बस, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को थोड़ा और अगर डिटेल में समझाने की कोशिश करूं तो ये हमारे पास एक डिटेल ये है, देखो ध्यान से, कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, सबसे अनोखी बात, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पौधे में, तो पौधे में मुख्यतः कहाँ होता है, ठीक है। पौधे में अब अच्छा एक स्टेटमेंट यहाँ ध्यान से सुन लीजिए, प्रकाश संश्लेषण पत्ती में होता है, प्रकाश संश्लेषण केवल पत्ती में होता है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला या दूसरा वाला? भैया दूसरी वाली हमेशा गलत होती है, ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन ठीक है, इस केस में दूसरी वाली क्या गलत है? पहला स्टेटमेंट, पहली वाली की बात, पहला स्टेटमेंट सही है, पहली वाली की बात ही अलग है, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण पत्ती में होता है, मानते हैं, लेकिन अगर मैं कह दूं कि केवल पत्ती में होता है तो ये बात गलत है, ये नहीं मानेंगे हम। ये बात क्या है भैया, गलत है। प्रकाश संश्लेषण पौधे के हर हरे भाग में होगा, जहां जहां पौधा हरे होगा तो पौधे के सभी हरे भागों में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण पौधे के, है ना, सभी हरे भागों में होती है, हरे भागों में होती है, चाहे वो जड़ हो चाहे तना हो। छोटा छोटा पौधा देखिए, उसका तना भी हरा होता है, उसमें भी होता है, सभी हरे भागों में होते हैं, भागों में होते हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे मुख्यतः कहाँ होता है, मेनली, ठीक है, तो अगर आपसे मुख्यतः पूछे तो प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पत्तियों में होता है ना, मुख्यतः पत्तियों में होता है, मुख्यतः पत्तियों में होता है। हो सकता है लेक्चर बड़ा हो जाए, कोई बात नहीं, मुख्यतः पत्तियों में होता है। यार हम और पहले तो हम एक काम करते हैं, एक पत्ती बना लेते हैं, हम एक काम करते हैं, एक पत्ती बना लेते हैं। ये लो पत्ती, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं भैया, है ना, पैसा दियो ना तुम लोग, ये लो अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। पत्ती में होती है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पत्ती में। अगर आप पत्ती की बात करें तो पत्ती में क्या होता है भैया, ध्यान से सुन लो, पत्ती में क्या होता है, ये आपका पत्ती है, ठीक है, ये आपका पत्ती है। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पत्ती में। अगर प्रकाश संश्लेषण पत्ती में हो रहा है तो पत्ती को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। ये भी एक सवाल बन जाएगा भाई, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। या फिर इसी पत्ती को हम पौधे का रसोई घर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जहां आपका खाना बनता है उसको किचन कहते हो ना, किचन ऑफ द प्लांट, ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं, या रसोई घर कहते हैं ना। तो पौधे का रसोई घर, पौधे का रसोई घर, किचन ऑफ द प्लांट, किचन ऑफ द प्लांट, किचन ऑफ द प्लांट। तो पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है, पत्ती को कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है, पत्ती को। कहेंगे पत्ती में कहाँ होता है, तो पत्ती में होता है भैया हरित लवक में। अब ये मत बोलना कि सर हरित लवक क्या, अभी जस्ट बताएंगे, एकदम बताएंगे, कसम खा कह रहे हैं बताएंगे, है ना, उसकी कसम नहीं खाएंगे, ठीक है, उसकी कसम नहीं खाएंगे भैया, अभी बताएंगे, पक्की बात है, श्योर है ना। कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है, हम तो पीते हैं ताकि पारो की यादों को भुला सके। ये पारो कौन है हम नहीं बताएंगे, हरित लवक, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब हरित लवक में क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, ठीक है। और हरित लवक क्या है, पत्ती के अंदर पाई गई है, यानी अंग के अंदर पाई गई है, और अंग के अंदर पाई गई इसलिए इसका नाम है अंगक। तो अगर प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होती है तो इसे बोलेंगे प्रकाश संश्लेषी अंगक। बोलिए, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, हम गलत बोलते हैं नहीं है, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, ठीक है। हरित लवक में क्या पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है, क्या पाया जाता है भैया, है ना, पाया जाता है एक हरे रंग का, एक हरे रंग का वर्णक। ये भी एक सवाल है, ये भी एक सवाल है, क्या बात है भाई, है ना, ये भी एक सवाल है कि हरित लवक कहाँ पाया जाता है, तो सॉरी क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है हरित लवक में। तो हरित लवक में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, है ना, हरे रंग का, इसलिए मैं हरे रंग से बना रहा हूँ, हो सकता है आपको ना दिखे लेकिन महसूस कर लीजिएगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का दूसरा नाम बताया आपको, इसका नाम है पर्णहरित।
कहेंगे तो यहाँ सवालों का लड़ी खड़ा कर देंगे, सीरीज बना देंगे सवालों का। पहली बात, प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होता है, उसे अंगक कहेंगे। प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में क्या पाया जाता है? एक हरे रंग का वर्णक, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। एक सवाल तो यही है ना, कि हरित लवक में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। साथ ही साथ ये भी पूछा गया सवाल, पलट के पूछा गया है कि हरित लवक कहाँ पाया जाती है, क्या क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है हरित लवक में, ठीक है। अब ये जो हरित लवक है वो क्या क्या कर सकता है, जरा इसके बारे में बात करें। इसके ऊपर भी सवाल बन चुका है। हरित लवक जो है, ध्यान से सुनिएगा, ये हरित लवक क्या कर सकता है? सूर्य प्रकाश को अवशोषित कर, ठीक है, तो ये सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। सूर्य प्रकाश को अवशोषित, किडनैप कर लेता है, ट्रैप कर लेता है भैया, पकड़ लेता है, पकड़ लिया, हाँ पकड़ लिया भाई, सूर्य प्रकाश को पकड़ लिया, ठीक है। ये सूर्य प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है। साथ ही साथ पौधे के विभिन्न भागों को रंग प्रदान करता है, ठीक है। तो ये पौधे के विभिन्न भागों को रंग प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? होली खेलता है भैया, है ना, रंग देता है, ये होली खेलता है, ठीक है। रंग दे तुमोहे गेरुआ हरुआ, हाँ गाना था ना कि क्लोरोफिल, पौधा जो है ना क्लोरोफिल के लिए गाना गा रहा है, रंग दे तुमोहे हरुआ, हाँ याद है ना। तो ध्यान से सुनिए, हरा रंग प्रदान करता है, ठीक है, हरा रंग। तो पौधे के भाग को हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोफिल। ये भी सवाल है, ढूंढू जस्ट चिल, ये भी सवाल है, ढूंढू जस्ट चिल, ठीक है। ये वाला सवाल है, ठीक है। अब क्या कहें भैया, इतनी सारी चीजें आपको मैंने समझा रखी है, तो क्यों ना हम थोड़ा और इलैबोरेट ही कर दें, ठीक है। चलिए थोड़ा और इलैबोरेट कर देते हैं। मैंने कहा प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्ती में। कहाँ होता है भैया? तुम बस हमारा साथ दो, हम तुम्हारा साथ देंगे, है ना। तुम मुझे खून दो, है खून नहीं, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, नहीं तुम मुझे सपोर्ट करो, हम तुम्हें बहुत बेहतर कंटेंट देंगे, है ना। सही बता रहे हैं, आप हमें सपोर्ट करिए, आपका सपोर्ट, आपका प्रेम। अच्छा, पत्तियों में क्या होता है? कुछ कोशिकाएं पाई जाती है गोलाकार की, उसको बोलते हैं मीजोफिल कोशिका। अब याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, मीजोफिल कोशिका, ठीक है। अब जानते हैं ना कि भैया सारा काम कोशिका में होता है, तो मीजोफिल कोशिका में क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो कहेगा भाई प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्ती में। पत्ती में कहाँ? मीजोफिल कोशिका में। जरा ये मीजोफिल कोशिका है, जरा बड़ा बना ले कोशिका को, ये मीजोफिल कोशिका है, और इस मीजोफिल कोशिका के अंदर इस तरीके से हरित लवक होता है। ये मीजोफिल है, और ये आपका क्या है? हरित लवक, ठीक है, हरित लवक। लेकिन हमें क्या? लवक, हरित लवक, ठीक है। तो हमने कहा भैया हरित लवक है। अब जरा हरित लवक को बड़ा करके देखते हैं, ठीक है। हरित लवक को हम अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। तो कई बार ये भी नाम आता है, क्लोरोप्लास्ट लिख दिया जाएगा, ऐसे हिंदी में लिखा जाएगा, लेकिन नाम अंग्रेजी है। नाम क्या? अंग्रेजी है, ठीक है। अब इसी हरित लवक को थोड़ा क्या करते हैं हम लोग, बना के देखते हैं। कैसे बना के देखते हैं जरा देखिए, है ना। इसको हम करते हैं मूव ऊपर। चलो भैया तुम जाओ, हमारा टॉपिक आ गया हरित लवक, और हम हरित लवक के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। हरित लवक की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसा होता है हरित लवक, ठीक है ना। दोहरी झिल्ली से घिरी हुई होती है, पिल्ली नहीं झिल्ली, ठीक है, दोहरी झिल्ली से घिरी होती। एक झिल्ली मैंने ये बना दिया, क्या सजना को भुला दिया, वादा किया था तुमने हमको रुला दिया। चलो भाई, ये आपका हो गया हरित लवक, ठीक है। ये जो हरित लवक है, ठीक है, ये इसकी बाह्य झिल्ली। पहली बात हमने क्या कहा? ये बाह्य झिल्ली, ये बाहर वाली झिल्ली, है ना। ये क्या? अंतः झिल्ली, अंतः झिल्ली। अंतः झिल्ली के अंदर, ठीक है, अंतः झिल्ली के अंदर जो पदार्थ भरा है, इस पदार्थ को हम कहते हैं मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। मैट्रिक्स कहते हैं या कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है, अंदर जो पदार्थ है। लेकिन इस पदार्थ को हम ऐसे नहीं दिखाते हैं। चलिए मैंने आपको बता दिया कि अंदर क्या स्ट्रोमा। बायोलॉजी के किसी भी डायग्राम को बाहर से अंदर की तरफ स्टडी करिए, थोड़ा आसान हो जाएगा आपकी स्टडी। तो बाहर बाह्य झिल्ली, अंतः झिल्ली, फिर स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में ऐसे सिक्के जैसी संरचना होती है ना, इस सिक्के जैसे संरचना को बोलते हैं थैलाकोइड। क्या कहते हैं? थैलाकोइड, थैलाकोइड, थैलाकोइड कहते हैं। और थैलाकोइड के ऊपर थैलाकोइड, थैलाकोइड के ऊपर थैलाकोइड, थैलाकोइड के ऊपर थैलाकोइड, इस तरीके से व्यवस्थित होता है। तो थैलाकोइड एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक क्या होता है? व्यवस्थित होता है। और थैलाकोइड के बंडल को हम कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं? ग्रेनम, ठीक है। और इस तरीके से भैया और भी ग्रेनम होते हैं, तकरीबन 40 से 60
ठीक है। तो 40 से 60 ग्रेनम होते हैं एक हरित लवक के अंदर, ठीक है। अब ये भी ग्रेनम है, ये भी ग्रेनम है। इन दोनों ग्रेनम को एक नलीनुमा संरचना क्या करती है, आपस में जोड़ती है। नलीनुमा संरचना है तो इसको बोलेंगे लैमली, क्या बोलेंगे, लैमली, लैमली, ठीक है। और ये स्ट्रोमा में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम है स्ट्रोमा लैमली। हो गया नाम क्लियर, ठीक है, नाम क्लियर हो गया, स्ट्रोमा लैमली। तो स्ट्रोमा में पाया गया तो बोलेंगे नलीनुमा, तो बोलेंगे लैमली, स्ट्रोमा में पाया गया तो बोलेंगे स्ट्रोमा लैमली, ठीक है। अब ये जो थाइलाक्वाइड है, ठीक है, इसी थाइलाक्वाइड में होता है प्रकाश अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया याद रखिएगा, प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होता है, थाइलाक्वाइड में, अभी बताया था। और ये जो स्ट्रोमा है इसमें क्या होता है बताइए, इसमें होता है अप्रकाशित अभिक्रिया। और अप्रकाशित अभिक्रिया में अभी अभी बताए थे, सब कुछ बता चुके हैं। क्या बताए थे भैया, हम आपको बताए थे कि यहाँ CO2 का क्या होता है, अवकरण, यहाँ पानी का क्या होता है, विखंडन, ठीक है। फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो जाती है। साथ ही साथ बेटा इसमें एक एंजाइम भी पाया जाता है, बहुत ही फेमस एंजाइम है, जिसको बोलते हैं रुबिस्को, रुबिस्को, ठीक है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एंजाइम है ये, ठीक है। एनीवे जाने दीजिए, और भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हमारे काम का नहीं था। हमारे काम का दो चीज था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ तक जो पढ़ाया है बेटा, भैया, काका, चाचा, यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, बस इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है तो एक बार बता दीजिए। अब देखिए लेक्चर अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको रोक रहे हैं, लेकिन हाँ लेक्चर खत्म नहीं हुआ, पार्ट 1 पार्ट 2 करके इस तरीके से लेक्चर आ जाएगा। समय बहुत ज़्यादा हो गया, 1:30-2 बज गए हैं, ठीक है। तो मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। और मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, प्रकाश संश्लेषण खत्म नहीं हुआ, टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं तो समय लगेगा, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो समय लगेगा, ठीक है। तो सर्वोत्तम के साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार और दुलार के लिए, और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब वगैरह भी कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर कई सारा वीडियो अभी जाएगा, बहुत सारी चीज़ें जाएगी। टेस्ट सीरीज बन के रेडी होने वाला है, कमिंग सून है भाई, बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज बन के आ जाएगा, ठीक है। डेमो टेस्ट मैंने करवा दिया था तो वो सही था, एकदम एकदम ओके है, परफेक्ट है। तो जो क्वेश्चन आएगा, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा मैं एक टेस्ट बना के दूंगा आपको, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए फटाफट, और लोगों तक शेयर भी कर दीजिए, जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं, ठीक है। और सब लोग पढ़िए, और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सर्वोत्तम के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।